बड़ा ही अहम टॉपिक मैं आपके पास ही अब ये लेके आया हूँ। इसके बारे में भी आमतौर पर क्वेश्चन आता है। बच्चों ये फ्रैक्शन आपको नज़र आ रही है, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है जी, यानी एंड हो रहा है, इसके आगे नहीं चलता, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू कहते हैं जी। ये भी एक फ्रैक्शन है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये एंड नहीं हो रहा इसका, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये भी एंड नहीं हो रहा, इसको भी आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स हैं। ये वाली जो टाइप दोनों मैंने बताई हैं, इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, यानी इनमें पीरियोडिक जो है वो आपको बिहेवियर नज़र आ रहा है। जैसे देखें 333 आ रहा है, लेकिन इसमें भी देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। ये देखें 142857, 142857। ये देखें अगर आप 1 को 7 पे डिवाइड करें तो ठीक है। तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, यानी पीरियोडिक है, तो आपने इसको रैशनल बोलना है, ठीक है। तो रैशनल में दो बातें होंगी, या तो टर्मिनेट हो जाएगी या फिर टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर रिकरिंग लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर रिकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जैसे 22 डिवाइडेड बाय 7, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आता है जी 3.141592, ठीक। इसी तरह ये भी एक फ्रैक्शन है, याद रखिएगा, 355 डिवाइडेड बाय 113, इसको डिवाइड करें तो इसका भी अप्रॉक्सीमेट आंसर यही आता है। तो ये जो आंसर है ना, बड़ा टिपिकल आंसर है ये वाला, इस आंसर का नाम रखा गया है पाई, ठीक है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल वैल्यू है। देखें डेसिमल के बाद रेपिटेशन इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इर्रेशनल बोलते हैं। तो डेसिमल वैल्यू में याद रखना है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, उसी को इर्रेशनल का नाम देते हैं। तो ये बड़ी स्पेशल इर्रेशनल वैल्यू है, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, पाई रखा हुआ है। और ये दोनों जो हैं वो इस फ्रैक्शन से आ रही हैं, ये फ्रैक्शंस भी याद रखनी है आपने जी। वैसे एक्चुअली ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये यहाँ से आती है, ये देखें, अगर आप किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, ठीक है, उसके डायमीटर से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा ना आपके पास, ठीक है, वो ये आंसर आता है, ठीक है जी। तो उसका जो आंसर आता है उसकी अप्रॉक्सीमेशन में ये इसका भी आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है। असल चीज़ ये वाली है, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय, सर्कमफ्रेंस लेंथ होती है सर्कल की, उसको डायमीटर से जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह का आंसर आता है आपके पास, ठीक है जी। तो इसी वैल्यू को इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। और ये वैल्यू यहाँ से भी आ जाती है, ये वैल्यू यहाँ से भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट जो है पाई की वैल्यू, जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो यहाँ से आती है। उससे कम एक्यूरेसी जो है वो 22/7 में होती है, लेकिन आम तौर पर हम 22/7 ही लिखते हैं क्योंकि ये लिखने में आसान होती है। तो पाई को हम 22/7 इसी वजह से लिखते हैं। तो ये सारे के सारे ये हो गए इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसके अलावा याद रखिएगा रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर्स मौजूद हों इस तरह, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो वो वैल्यूज़ भी सारी की सारी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती हैं। इस वजह से हम उनको इर्रेशनल्स बोलते हैं। सो ऑल दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। तो अब आप देखें इसमें, इस फ्रैक्शन में 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस वजह से ये सारी फ्रैक्शन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो जाएगी। इस वजह से हम इसको इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलें जी। कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से इस चैप्टर में डिस्कशन हुई है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अयोटा क्या चीज़ होती है। एक्चुअली रेडिकल साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, ठीक है, रेडिकेंड में नेगेटिव नंबर आ जाए, तो -1 जो है इसको हम अयोटा लिखते हैं, क्योंकि -1 को हम अयोटा स्क्वायर के इक्वल लेट कर लेते हैं। और यहाँ से आप देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल जब हो जाएंगे तो अयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कहीं भी अगर ये चीज़ लिखी हो तो आपने उसको अयोटा बोलना है, और इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा कहीं नज़र आ जाए या नेगेटिव नंबर रेडिकेंड में नज़र आ जाए तो आपने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलना है। इसी तरह ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है विद 2 टर्म्स, ठीक है। तो अगर 2 हों, 3 या 4 टर्म्स हों, जितनी मर्ज़ी हों, अगर कहीं एक जगह पे भी अयोटा आ गया तो वो
कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। तो इस सूरत में और इस सूरत में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि इसमें ये देखें, ये आयोटा वाली टर्म है और ये विदाउट आयोटा वाली टर्म है। विदाउट आयोटा वाली जो टर्म होती है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं जी। तो ये याद रखना है। आप खाली आयोटा आ जाए तो आप ज़ीरो यहाँ पे उसमें साथ में लिख सकते हैं। तो इसका जो है वो रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका आयोटा का कोफिशिएंट 1 होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं अच्छी तरह। ये देखें, ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको लिखने के हवाले से इसको यूँ भी लिखते हैं, याद रखिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, दरमियान में कॉमा है। पहली वैल्यू जो है ये रियल पार्ट होता है और दूसरी वैल्यू जो होती है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं जी। इसी तरह बच्चों अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको इस तरह शो करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इसका साइन प्लस का था, जब साइन चेंज होता है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है तो वो कॉन्जुगेट आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस लाइन में मैंने आपको ये बताया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है उसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में वही आ जाएगा। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, याद रखिएगा आपने। 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो नज़र आ रहा है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो इनको अपने याद रखना है, 1 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है हर बोर्ड में, ठीक है। किसी भी बोर्ड में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूँ भी आप शो कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपने लिखना है तो यूँ लिख सकते हैं, ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, उसका रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब ज़रा गौर से देख लें रियल पार्ट कैसे आता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है। आपने इन दोनों की स्क्वेयरिंग और एडिंग करनी है। तो रियल पार्ट में आपने सिर्फ रियल पार्ट को ऊपर लिखना है और इमेजिनरी पार्ट में आपने इमेजिनरी पार्ट को माइनस के साथ लिखना है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, इधर ये रियल पार्ट है 2 और 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो रियल पार्ट कैसे लिखेंगे, रियल की जगह रियल लिख दें, नीचे आपने क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 कितना हो गया 13। और जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है 3 आप इसका साइन चेंज करके लिखें, ठीक है, और नीचे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर आया था वही आपने यहाँ पे लिख देना है जी। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको सारी समझ में आ रही हैं, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी तरह आपने मालूम करना है। सपोज़ कर लें ये क्वेश्चन आया हुआ था जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, 0 आपने खुद लिख लेना है। ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो कैसे लिखेंगे जी, रियल पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक। इसी तरह अब ये 5 है, इमेजिनरी पार्ट आपने -5 करके लिख लेना है, ठीक है, और नीचे वही आ जाएगा 0 + 25। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 0 और ये आपके पास आ जाएगा -1/5। तो इस तरह आपने जल्दी जल्दी ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी जी। आगे चलते हैं बच्चों, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक जी बच्चों। ये नेक्स्ट हम रियल और इमेजिनरी पार्ट के वाले से बहुत ही अहम डिस्कशन है। ये देखें, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन फॉर्म में दिए हुए हैं ना, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जल्दी जल्दी बताने हैं, तो ये फार्मूला आपके काम आएगा। ज़रा गौर से देखिएगा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होके ये हमारे पास ये चीज़ आ रही है, आपको याद कर लेनी है जी। मैं आपको बता देता हूँ, ये रियल पार्ट के अंदर आपने A को C से मल्टीप्लाई करना है और B को D से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। B × D दोनों को आपने ऐड कर लेना है, तो ये रियल पार्ट का न्यूमरेटर आ जाएगा आपके पास। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वो तो बहुत ही आसान है, C का स्क्वायर ले लें और यहाँ पे D का स्क्वायर ले लें, ठीक है। इसका दरमियान में चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, बहरहाल
तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। न्यूमरेटर वाला हिस्सा जो है रियल पार्ट में मैंने आपको बता दिया है a इंटू सी प्लस b इंटू डी, और अगर इमेजिनरी पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपको चाहिए न्यूमरेटर, तो वो आपने यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, b को c से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस अपने पास से लगाना है और a को d से मल्टीप्लाई करना है, bc माइनस ad। आइए हम कुछ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है डिवीजन फॉर्म में, ये देखिएगा। हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जल्दी से बताना है। कोई एक चीज़ पूछेगा आपसे जी, रियल पार्ट मैंने भी आपको बताया, ये देखें इधर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया, और -7 को +5 से मल्टीप्लाई करें तो -35 आ गया। डिनोमिनेटर तो बहुत ही आसान है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, दोनों को ऐड कर लें। इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो मैंने बताया अभी आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू -7 -28 और 2 इंटू 5 +10, और इधर जब आप इधर का प्रोडक्ट लेंगे तो उनका साइन चेंज करके लिखना आप। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास आ गया। इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं, ये आपके सामने ये देखें, इधर 1 इंटू 2 2 आ गया, फिर उसके बाद -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा आपके पास। इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -3 साइन चेंज करके +3। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। बहुत ही काम की चीज़ थी जो मैंने अभी आपको बताई है जी। इससे नेक्स्ट है वो बच्चों, आयोटा की पावर जो है उसको सॉल्व करने के हवाले से गुफ्तगू हुई है कि आयोटा की पावर कुछ भी हो आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करके आप रिमाइंडर तक पहुँचें। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए देन आयोटा की पावर 0 1 आंसर होगा। रिमाइंडर 3 आ जाए, आयोटा रेस्ट पर 3 माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ये आंसर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आयोटा रेस्ट पर 2 -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो खाली आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें आयोटा की पावर 53 है, मैंने 53 को 4 पे डिवाइड किया, जल्दी से रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर कितना आ गया 1, सो आयोटा रेस्ट पर 1, इट मीन्स आयोटा इसका आंसर आ गया जी। तो ये बहुत ही आसान काम था, ये भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा जब आपको आयोटा की पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। बस आपने रिमाइंडर से जो है वो रिज़ल्ट निकालना होता है, ठीक है। लो जी बच्चों, तकरीबन इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये वाला टॉपिक देखिएगा ध्यान से ज़रा। इसमें आपको ये बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है उसका मॉडुलस जो है वो किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ भी कहते हैं इसको। रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल अंडर रूट। जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने आपको यहाँ पे, ये इसका रियल पार्ट है और -3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। दोनों की स्क्वेयरिंग और एडिशन करें तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा। इसी तरह ये भी एक एग्जांपल दिए मैंने आपको, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, स्क्वेयरिंग और एडिंग करें तो 2 आंसर आ गया जी। फिर एक रिज़ल्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट MCQ इसमें आता है, याद रखें, Z का मॉडुलस या नेगेटिव Z का मॉडुलस, कॉन्जुगेट का मॉडुलस या नेगेटिव कॉन्जुगेट, सबका ये मॉडुलस सबका बराबर होता है जी। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट भी याद रखना है, ये अक्सर जो है MCQ इसमें आता है। इसी तरह अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, उनके ऊपर बार है तो उनकी बार अलग-अलग की जा सकती है। इसी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी उनकी बार को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग-अलग किया जा सकता है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब भी उनकी बार अलग-अलग हो सकती है। बस ये रिज़ल्ट याद रखने हैं MCQ के लिए। आप आगे चलते हैं जी। इसका तकरीबन आखिरी हिस्सा वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर फॉर्म जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये देखें, वो इसके बराबर होती है, R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें R जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और ये जो थीटा है ये एक्चुअली जो है इसका आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसे निकालते हैं, टेंजेंट इन्वर्स ले लें इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ये देखें इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी आपने पोलर फॉर्म लिखनी है तो क्या होगी, सबसे पहले आप इसका मॉडुलस निकालें। इसका मॉडुलस मैंने ये निकाला तो 2 आ गया, 2 बाय लिख दें। अब ब्रैकेट में लिखना है आपने कॉस और आगे इसका आर्गुमेंट लिखना है। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट इन्वर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट √3/1। तो ये टेंजेंट इन्वर्स ऑफ √3 आएगा, कैलकुलेटर से 60 डिग्री आंसर आ जाएगा आपके पास।
तो आर्गूमेंट 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री कॉस के साथ भी लगा दें, साइन के साथ भी लगा दें और साथ में इसका आयोटा लिख दें, तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ जाती है जी। ठीक है, इसी तरह पोलर फॉर्म दी हुई हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, वो बहुत आसान है। आप ऐसा करें, cos 30 है, इसको ना आप सिंप्लीफाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी असल हालत में आ जाएगा। जैसे cos 30 की वैल्यू ये वाली होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग-अलग लिख दें, ये इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। सबसे लास्ट में बच्चों डी मोवरिस थ्योरम है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये आपको नज़र आ रही है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बहुत ज़्यादा पावर हो, 3, 5, 7 कुछ भी हो, लेकिन ये पावर जो है वो इंटेग्रल पावर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर। तो हम उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, डी मोवरिस थ्योरम ये कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में ये जो पावर होती है ये जाके डायरेक्ट एंगल से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आप। जैसे ये एन है, जाके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें एन थीटा और ये एन थीटा बन गया जी। तो इस तरह इसकी पावर को आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में जी। बेटा यहाँ पे आप देखिएगा कि डी मोवरिस थ्योरम जो है वो हमने सीख लिया। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, वो कहता है जी बताएं जी इसका रियल पार्ट पूछ लेगा या इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछ लेगा। पावर इसकी 3 है या 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो याद रखिएगा पावर को भी छोड़ें आप, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसका आप मॉडुलस भी निकाल लें और इसका आपने आर्गूमेंट भी निकाल लेना है। मॉडुलस मैंने इसका निकाला है 2, आर्गूमेंट इसका 30 निकला है। ठीक है, अब आपने इसको कैसे लिखना है, ये देखें फॉर्मूला हमारे सामने है। मॉडुलस की पावर जो भी पावर होगी वो ले लें, मॉडुलस 2 आया हमारे पास, 2 की पावर 3 होगी। कॉस के साथ आपने ये पावर लिखनी है और फिर ये आपने आर्गूमेंट लिखना है जी। पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 30 90 आ गया जी, इधर भी 90 आ जाएगा। तो ये cos 90 हो गया और sin 90 हो गया जी। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो इस तरह ये देखें, इसका रियल पार्ट बताना चाहें तो 0 हो गया और इसका इमेजिनरी पार्ट बताना चाहें तो +8 हो गया जी। तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह ये वाली लाइन अगर लिखी हुई हो, कोई से 2 रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो रियल में ही आंसर चला जाए, तो हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको आने चाहिए क्योंकि यही एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और ये तवज्जो कीजिएगा, आप दोनों को ऐड कर रहे हैं किसी भी तरतीब से या इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी तरतीब से, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन की है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होते हैं, ये देखें ए, बी और सी। तो आपने तीनों को ऐड करना है, लास्ट 2 पे ब्रैकेट हो या फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट ले आएँ तो आंसर सेम रहता है, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह आएगा कि यहाँ पे ABC की जगह पे नंबर्स लिखे होंगे, लेकिन ब्रैकेट जो है वो इसी तरह ज़रूर होगी और प्लस का निशान आपको दोनों में नज़र आ रहा होगा। तो आपने ब्रैकेट देखना है, लास्ट 2 पे है, ऑपरेशन सिंगल है, एलिमेंट जो हैं वो 3 है, लास्ट 2 पे ब्रैकेट है, यहाँ पे फर्स्ट 2 पे आ रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें लास्ट 2 पे ब्रैकेट है, यहाँ पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट हो गई है और ये सारे जो हैं एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोल देंगे। तो मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हैं, ये देखें 3 आपको नंबर नज़र आ रहे हैं लेकिन ऑपरेशन जो है वो सिंगल है, यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे फर्स्ट 2 पे आ गई है, तो डेफिनेटली हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलेंगे। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में देखें, लास्ट 2 पे ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे आ गई है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें डबल ऑपरेशन, 3 एलिमेंट हैं और ऑपरेशन जो है ना डबल है, ये मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन भी है, या मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें ये ब्रैकेट जो है वैसे ओपन हो जाएगी, ए जो है वो बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ये शक्लें आपको याद रखना ज़रूरी हैं और अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये सबसे पहले वाली जो थी ये क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आगे चलते हैं जी।
आप ज़रा गौर से देखें, अगर ये शक्ल आपको कहीं नज़र आती है, एडिशन में 0 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 1 होना चाहिए, और जो एलिमेंट है वही का वही आंसर में आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी होगी। ठीक है, 0 होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलिएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में 1 यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यही सिचुएशन है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। ठीक है, इसी तरह ये दोनों देखें, अगर ये एक एलिमेंट है उसका नेगेटिव, ठीक है, इसमें ऐड हो रहा है तो 0 आंसर आ जाएगा, तो ये एडिटिव इन्वर्स बोलना है आपने इसको। इसी तरह मल्टीप्लाई हो के अगर 1 आ रहा है, जैसे 2 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, a जो है वो 1/a से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलना है आपने इसको। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, इस पर ज़्यादा मुझे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से देखें, आपने कोई सा एक रियल नंबर लिया है, तो हर रियल नंबर अपने ही के बराबर होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। याद रखें, बुक में सारे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसे 2 लिखे हुए हों तो उसको क्या बोलना है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इस तरह अगर a = b है, इसको हम b = a भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह a अगर b के बराबर है, b अगर c के इक्वल है, तो a और c दोनों ये भी इक्वल होंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, अगर सेम इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, ग्रेटर या स्मॉलर यूज़ करेंगे, जैसे a > b, b > c, देन वी कैन से दैट a > c, तो ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना चाहिए। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इक्वालिटी आपको नज़र आ रही है, अब दोनों साइड्स पे आप सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इससे इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप दोनों तरफ। ठीक है, c इज़ अ कांस्टेंट नंबर, अगर आप c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी और ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, आपने ये भी याद रखना है कि ये हम लेफ़्ट से राइट पे आए हैं ना, राइट से लेफ़्ट भी जा सकते हैं। ये चीज़ लिखी हो, इस साइड पे जाना हो तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे आप आएंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह इसमें भी है, इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इधर से इधर वापस जाएंगे तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ के नाम जो है वो एक दफ़ा आपको गौर करना पड़ेगा। इसी तरह ये देखें, कोई से अगर आप बेटा आप रियल नंबर ले लेते हैं, 2 रियल नंबर्स, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स आइदर दे आर इक्वल, या फिर ये होगा कि पहला वाला जो है वो दूसरे से ग्रेटर है, या पहले वाला जो है वो दूसरे से स्मॉलर है। ठीक है, सो फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ये ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये चीज़ लिखी हुई हो तो इसको ये आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम देना है। इसी तरह बच्चों, इनइक्वालिटी में दोबारा मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे हमने बात की थी, ये देखें एडिटिव प्रॉपर्टी की, तो ये भी इनइक्वालिटी में भी ऐसे ही है, दोनों तरफ आप कोई नंबर अगर आप ऐड करेंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, और दोनों तरफ इनइक्वालिटी में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट नंबर से, दैट विल बी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इनइक्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से, ये देखें c > 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, देयर इज़ नो चेंज इन एन इनइक्वालिटी, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होती। जैसे ये देखें, ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर ही रहेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो ग्रेटर का साइन स्मॉलर में चेंज हो जाएगा, अगर ये स्मॉलर होगा तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, याद रखना है, जब हम दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह एक और सूरत है इनइक्वालिटी के चेंज होने की, और वो ये वाली है जी। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी आपको नज़र आ रही है, तो अगर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, ये देखें इधर इसका भी रेसिप्रोकल ले लें, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका भी रेसिप्रोकल ले लें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इन सूरत में भी जो है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर का साइन जो है वो स्मॉलर में चेंज हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का नाम देते हैं जी।
एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, रूल है जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकता है। अगर आपके पास एक रेशो है तो आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये बस आपने नाम याद रखने हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहे तो बार बार आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, या बुक में जाके आप प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1 से पहले, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं जी। 1.1 से पहले